ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज यू आर अजनबी एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम चैप्टर 5 to 6 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आरुषि ने अपने पापा के मुंह से ये सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसके आंखों से 2 बूंद आंसू निकल आए। वनराज ने आगे कहा, कौन था वो, किसकी साथ थी तुम? वनराज ने लगभग उसे झकझोर कर कहा तो आरुषि ने उन्हें बताया कि कैसे ड्रिंक करने के बाद वो वॉशरूम गई और बाहर आकर किसी से टकरा गई और बेहोश गई। उसके बाद का उसे कुछ याद नहीं। उन सभी का सच बताने के बावजूद किसी को भी आरुषि पर विश्वास नहीं हो रहा था, जिस वजह से आरुषि ने उन्हें आदित्य धनराज का नाम नहीं बताया, क्योंकि इस बात पर तो कोई यकीन नहीं करता और सब उसे पागल समझते। और तो और आदित्य जिसने उसकी मदद की थी उसका नाम खराब हो जाता। किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। आरुषि रोते रह गई। आखिर में वनराज ने उसके हाथ की कलाई को कस के पकड़ा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। वनराज ने गुस्से में आरुष से कहा, आज के बाद तुम्हारा सिद्धनिया परिवार से कोई लेना देना नहीं। ये कह उन्होंने उसके मुंह पर दरवाजा बंद किया। आरुषि को तो यकीन ही नहीं हुआ कि एक रात पहले तक उसके साथ सब कुछ ठीक था, पर अब एक रात बाद सब कुछ खत्म हो गया है। उसके पास अब कुछ नहीं बचा है। आरुषि सड़क पर बेसुध होकर चली जा रही थी। उसे किसी चीज का कोई होश ही नहीं था। कई गाड़ियों से उसकी टक्कर होते होते बची तो वही सड़क पर एक कोने में धीरे धीरे चल रही काले कलर की कार में से कोई था जो उसे लगातार देखे जा रहा था। तभी एक ट्रक तेजी से चल के आ रहा था, जिसका आरुषि को कोई ध्यान ही नहीं था। वो ट्रक जैसे ही आरुषि के करीब पहुंचता उससे पहले ही किसी ने उसे अपनी तरफ खींचा, जिस वजह से वो उस इंसान की मजबूत बाहों में आ गई। आरुषि ने जब अपने आप को किसी की मजबूत बाहों में पाया तो उसने आंखें खोलकर उसे देखने की कोशिश की, पर सूरज की तेज किरण उसके आंखों पर पड़ रही थी, इसलिए वो साफ साफ उसे देख नहीं पा रही थी। पर जब उसके कानों में आवाज गई तब उसे पता चला कि वो कौन है। पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती वो तेज चक्कर खा के बेहोश हो गई। ये देख आदित्य को उसकी चिंता हुई। उसने जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर कार में बैठ वहां से अपने घर चला गया। आदित्य का घर। करीब आधे घंटे बाद आरुषि को होश आया। डॉक्टर ने आदित्य को बता दिया था कि आरुषि को चक्कर कमजोर होने के कारण आया है। शायद उस ड्रग ने उसे थोड़ा कमजोर कर दिया था। आरुषि को जब होश आया तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने आसपास के माहौल को देखने लगी। अपने आप को जाने पहचाने रूम में देखने के बाद वो समझ गई कि वो किसके घर पर है। आरुषि ने मन ही मन कहा, अरे नहीं, मैं फिर से उस आदमी के घर क्या कर रही हूँ। ये कह वो वक्त याद करने लगी जब वो बेहोश हुई थी। उसने फिर से मन ही मन कहा, क्या उस अजनबी ने मुझे बचाया। ये याद आते ही उसे सुबह की सारी बात याद आ गई कि उसके घर क्या हुआ था। उसका दिल फिर टूट गया, पर इस बार उसके आंखों से आंसू नहीं आए, क्योंकि शायद अब रिश्तों के साथ उसके आंसू भी खत्म हो गए हैं। आरुषि ने मन ही मन कहा, तुमने जो मेरे साथ किया है माया, उसके लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने जो किया, जो पाया है, उसे तुम मेरी तरफ से एक भीख समझो, पर यह भीख भी तुम्हारे लिए ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगी, क्योंकि आने वाले वक्त में मैं तुम्हें भीख मांगने लायक भी ना छोड़ूं। ये सब उसने बहुत गुस्से में कहा था। इस वक्त उसकी आंखों में नफरत साफ थी और बदला लेने की आग भी। उसने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। जब आरुषि ने सामने देखा तो वहां और कोई नहीं बल्कि आदित्य था, जो ठीक उसके सामने खड़ा था। वो धीरे धीरे कदमों से उसके पास आया और बिना किसी भाव के कहा, पहले तुम कुछ खा लो, उसके बाद मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ये कहने के बाद उसने दरवाजे के पास खड़े एक नौकर को इशारा किया तो उसने आगे आकर अपने हाथ में पकड़े खाने के ट्रे को आरुषि के आगे रख दिया, जिसमें ढेर सारा स्वादिष्ट खाना था। आदित्य सोफे पर बैठ गया और ऑफिस की कुछ फाइल पढ़ने लगा। आरुषि तो ये सब देखते रह गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आया। वो कभी खाने को देखती तो कभी आदित्य को। आदित्य ये बात नोटिस कर रहा था कि वो उसे देख रही है। उसने बिना किसी भाव के बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुम खाना खाने के बाद भी मुझे देख सकती हो। उसकी बात सुन आरुषि झेप गई। उसने मन ही मन कहा, इसे सब कुछ पता होता है। फिर उसने नीचे खाने को देखा, जिसे देख उसे और भी ज्यादा भूख लगने लगी। उसे याद आया सुबह उसने सिर्फ नींबू पानी पिया था और अब यह खाना देख उसे रहा नहीं गया, तो वो जल्दी जल्दी उसे खाने लगी।
कुछ खाना तो वो ऐसे खा रही थी जैसे वो खाना अभी गायब हो जाएगा। वैसे तो उसे खाना खाने के सही तरीकों के बारे में पता था, पर सिंघानिया हाउस में खाना बहुत कम ही मिलता और जब कभी वनराज नहीं होते तो उसे कभी कभी खाना नहीं मिलता। वो बिल्कुल बच्चों की तरह खाना खा रही थी, जिसे देख आदित्य हल्का मुस्कुरा दिया और फिर अपनी फाइल देखने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसका खाना खत्म हो गया तो वो आदित्य के साथ उसके स्टडी रूम में थी। आदित्य के रूम में जाने की किसी को भी इजाजत नहीं थी जब तक वो ना चाहे। आदित्य के स्टडी रूम में आरुषि आदित्य के स्टडी रूम में बैठी थी। उसके सामने के चेयर पर आदित्य किसी राजा की तरह बैठा एक फाइल को देख रहा था। वो काफी देर से उस फाइल को देख रहा था, जिसे देख आरुषि काफी इरिटेट हो गई थी। आरुषि ने मन ही मन चिढ़कर कहा, ये इंसानों मुझे यहाँ बात करने के लिए लाया था, पर मुझसे बात करने के बजाय पेपरों से बात करने में बिजी है। तभी उस रूम में एक बार फिर पेपर बदलने की आवाज आई। आरुषि से अब रहा नहीं गया तो उसने अपना गला ठीक करने का नाटक किया, जिससे आदित्य का ध्यान उस पर जाए। और हुआ भी। आदित्य ने वो फाइल बंद की और पानी का ग्लास आरुषि की तरफ बढ़ा दिया और रूखे लफ्जों में कहा, पियो इसे। उसने ये बात ऑर्डर देते हुए भी कही थी तो आरुषि एक बार फिर चिढ़ गई। उसने उससे गुस्से में कहा, जब मैं यहाँ हूँ तब से आप मुझ फिर हुक्म चला रहे हो, ये पियो ये खाओ। आखिर ये है क्या मेरी मर्जी, मैं कभी भी पियो या खाओ। आप जिस काम के लिए मुझे यहाँ लाए थे वो बताइए, नहीं तो मुझे और भी काम है। आरुषि को इतना गुस्सा करते देख आदित्य एक पल के लिए हैरान था, पर फिर उसे गुस्सा आया। आखिर इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई जो मुझसे आदित्य धनराजगिर से ऐसे बात करे। आदित्य ने मन ही मन कहा। तो वही बगल में खड़ा अहान, वो तो आरुषि का यह रूप देख उसे यकीन नहीं हुआ। आज तक कभी उसकी भी हिम्मत नहीं हुई अपने बॉस से ऐसे बात करने की, और यह लड़की क्या यह मरना चाहती है। आहान मन ही मन आरुषि के लिए प्रार्थना कर रहा था कि आदित्य ज्यादा गुस्सा ना करे। तो वही आदित्य ने उससे गुस्से में कहा, तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, समझी। एक तो मैंने तुम्हें बचाया, ऊपर से मुझे थैंक्स कहने के बजाय तुम मुझे ही सुन रही हो। आरुषि ने एक गहरी सांस ली। उसे याद आया कि कल और आज किस तरह आदित्य ने उसे बचाया, पर उसने उसे एक भी थैंक यू नहीं बोला। आदित्य के ये सब कहने के बाद उस रूम में शांति पसर गई थी। आरुषि ने अपनी नजरें नीची कर ली और धीमे आवाज में कहा, आप सही कह रहे हैं, मेरी जान बचाने के लिए आपको थैंक यू, और आपसे बदतमीजी से बात करने के लिए सॉरी। ये कह उसने आदित्य की तरफ देखा जो उसे गुस्से से देख रहा था, पर आरुषि की बात सुनने के बाद वो उसका गुस्सा जैसे गायब हो गया। वो भी तब जब आरुषि उसकी आंखों में देख उससे सच में माफी मांग रही थी। आरुषि की यही तो खास बात थी, अगर उसे एहसास होता है कि वो गलत है तो वो कभी सॉरी कहने से पीछे न हटती। आदित्य ने गहरी सांस लेकर अपनी पलकें झपका दी। तभी आरुषि ने कहा, आप मुझसे क्या काम करवाना चाहते हैं। उसका सवाल सुन आदित्य की भौहें सिकोड़ गई। उसने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे कुछ काम करवाना चाहता हूँ। आरुषि ने उसकी आंखों में देखते हुए शातिर तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, जाहिर सी बात है आदित्य धनराजगिर जैसे इतनी बड़ी शख्सियत के पास हजारों काम होंगे, पर फिर भी वो मेरे जैसे लड़की को बचाते हैं। वो एक बार नहीं 2 बार, कोई तो बात होगी। आदित्य उसके इस जवाब से काफी इम्प्रेस था। सच में ये लड़की सिर्फ सर्टिफिकेट से नहीं, वाकई में काफी इंटेलिजेंट है। आदित्य ने मन ही मन सोचा। आदित्य ने एक नजर अहान को देखा तो अहान उसका इशारा समझ गया और अपनी गर्दन हिला दी। अहान आगे आता है और आरुषि से कहता है, मिस सिद्धनिया, बात दरअसल ये है कि उसने इतना कहा ही था कि आरुषि ने उसे टोकते हुए कहा, माफ कीजिए पर मेरा नाम मिस सिद्धनिया नहीं है, मेरा नाम आरुषि है, तो आप मुझे सिर्फ वही कहिए। उसकी बात सुन आदित्य और अहान ने एक दूसरे को देखा और फिर आदित्य ने जानबूझकर उससे कहा, पर ऐसा क्यों कि आप आपका सरनेम नहीं लगाना चाहती हो। आरुषि ने एक एक कर उन दोनों को देखा और फिर कहा, मुझे अच्छे से पता है कि आप दोनों को मेरे बारे में सब कुछ पता है, तो बेकार के सवाल ना करते हुए क्या हम काम की बात करें। ये बोल उसने अहान को देखा और उसके कहने का इंतजार करने लगी। अहान ने मन ही मन कहा, ये वाकई बहुत चालाक है। फिर अहान ने आदित्य को देखा जो आरुषि को बड़े ही अलग तरीके से देख रहा था। एक मुस्कान के साथ अहान ने गहरी सांस लेकर आरुषि से कहा, ठीक है मिस आरुषि। फिर थोड़ा रुककर अहान ने आगे कहा, बात यह है कि आपको हमारे आदित्य सर के लिए चुना गया है, आपको उनकी माँ का ध्यान रखना है।
ये बोल वो रुक गया। आरुषि को उसकी बात समझ नहीं आई। उसने कहा, माँ के लिए मतलब मैं कोई नर्स नहीं हूँ और ना ही मैं कोई बॉडीगार्ड हूँ, तो मैं कैसे ध्यान रखूंगी। आरुषि ने बेचारा सा मुंह बना के कहा था। तो आदित्य ने आहान को एक नजर देखा और उसे मन ही मन कहा, गधा। आहान ने आरुषि से कहा, दरअसल मैडम चाहती है कि हमारे सर यानी कि उनके बेटे शादी कर ले, पर सर के शादी के मना कर देने से उनकी माँ की तबीयत खराब हो गई और उन्होंने दवाई लेने से भी मना कर दिया। आरुषि ने कहा, तो इन सब में मैं क्या करूं। आहान कुछ कहता इससे पहले ही आदित्य ने बड़े ही सपाट लफ्जों में उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझसे शादी कर लो। उसके इतना कहते ही माहौल में एकदम सन्नाटा पसर गया। आरुषि को तो समझ ही नहीं आया कि एकदम से ऐसा क्या हुआ। क्या ये आदमी उससे मजाक कर रहा है या फिर इसका दिमाग खराब हो गया है। आरुषि ये सोच रही थी कि तभी आदित्य ने कहा, अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।